जून 2018 में अशनीर ग्रोवर को अपने IIM अहमदाबाद व्हाट्सएप ग्रुप से एक मैसेज आया। ये मैसेज विपिन अग्रवाल का था, जो कि चाइनीज फंड फोसन में काम कर रहे थे। मैसेज में लिखा था, हम जिस फिनटेक कंपनी को फंड कर रहे हैं उसके शुरुआती स्टेज के लिए एक CEO की तलाश है। अगर तुम में से किसी को इसमें इंटरेस्ट है तो हमें कांटेक्ट करो। इस मैसेज को पढ़ने के बाद अशनीर को लगा कि एक छोटे नए स्टार्टअप को CEO की क्या जरूरत, इनमें से कोई एक फाउंडर भी तो CEO बन सकता था। इसलिए अशनीर ने इनके साथ मीटिंग फिक्स करवा ली। कुछ दिनों बाद ही भावेक कोलाडिया और शाश्वत नाकरानी के साथ IIT दिल्ली कैंपस में इनकी मीटिंग हुई। भावेक और शाश्वत एक दूसरे को काफी टाइम से जानते थे। दोनों भावनगर गुजरात से थे। शाश्वत ने अभी अभी IIT दिल्ली से अपना 3rd ईयर कंप्लीट किया था, जबकि भावेक 5 साल बड़े थे और उनके साथ हॉस्टल में ही रह चुके थे। दोनों ने IIT दिल्ली के 3 स्टूडेंट्स के साथ एक UPI हैकाथॉन जीता था। भावेक ने अशनीर को समझाया कि अभी हर एक दुकान में UPI के लिए अलग अलग QR कोड चाहिए, लेकिन सारे UPI पेमेंट ऐप एक सिंगल QR से चल सकते हैं। उस टाइम पेटीएम और फोन पे मर्चेंट से हर ट्रांजैक्शन पर 2% चार्ज करते थे। भावेक इस चार्ज को कम करके 1% तक करना चाहते थे, ताकि वो मर्चेंट्स को अपना नया ऐप यूज करने के लिए अट्रैक्ट कर सके। अशनीर ने कहा कि अगर वो लोग 1% चार्ज करते हैं तो वो गेम चेंज नहीं कर पाएंगे और ना ही सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि अगर किसी कॉम्पिटिटर ने लास्ट में 0.9% रेट सेट कर दिया तो इस बात में कंपटीशन लगा रहेगा कि कौन रेट और कम कर सकता है। यहाँ से बात साफ थी कि भावेक सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, जबकि अशनीर बिजनेस साइड देख रहे थे। अशनीर ने सजेस्ट किया कि अगर वो अपनी सर्विस फ्री कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट उनकी ऐप को यूज करें। भावेक को एहसास हुआ कि उन्हें अपनी कंपनी को बनाने के लिए अशनीर जैसे ही फाउंडर की जरूरत है। भावेक और शाश्वत ने 2 महीने पहले ही कंपनी स्टार्ट की थी और दोनों ने मिलकर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। लेकिन भावेक CEO नहीं बन सकते थे, क्योंकि उन पर अमेरिका के क्रेडिट कार्ड का चार्ज लगाया गया था। एक्चुअली भावेक जब US में थे तो उन्हें पता चला कि किसी भी अमेरिकन का अगर उन्हें सोशल सिक्योरिटी नंबर पता है तो उनका क्रेडिट कार्ड वो अपने घर में डिलीवर करवा सकते हैं। इसके लिए किसी ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। भावेक के दोस्त ने इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए कुछ क्रेडिट कार्ड एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन FBI ने भावेक को पकड़ लिया। अब ये नया फिनटेक उनके लिए एक मौका था खुद को साबित करने का। अशनीर को फ्री सर्विस में बड़ा पोटेंशियल नजर आ रहा था, इसलिए वो उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो गए। जहां तक शेयर्स की बात थी तो वो तीनों 33.33% शेयर लेना चाहते थे, लेकिन अशनीर ने कहा कि शाश्वत छोटे हैं और कम एक्सपीरियंस की वजह से वो कंपनी में ज्यादा वैल्यू नहीं दे पाएंगे। इसीलिए अशनीर को 34%, भावेक को 42% और शाश्वत को 24% मिले। कुछ दिन के बाद अशनीर को शाश्वत के 3 IIT फ्रेंड तन्मय, योगी और सत्यम के पेरेंट्स का फोन आया कि तुमने हमारे बच्चों पर काला जादू कर दिया है। वो इस स्टार्टअप के चक्कर में IIT कंप्लीट किए बिना कॉलेज छोड़ रहे हैं। एनीवेज, अशनीर इसके बाद इन्वेस्टर्स के पास पैसे लेने के लिए चले गए। MX के संजय ऋषि ने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। मुंजल हीरो ग्रुप के अक्षय मुंजल ने 25 लाख। इसके अलावा कुणाल खट्टर, मैजिक पिन के अंशु शर्मा, पेयू के नितिन गुप्ता, एंजल लिस्ट, वेंचर कैटलिस्ट और ग्राम फैक्ट्री के नवनीत सिंह सब पैसे इन्वेस्ट करते हैं और कुल मिलाकर 1.92 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं 18 करोड़ के प्री मनी वैल्यूएशन पर। और आजादी के दिन यानी 15 अगस्त 2018 को भारत पे अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। भारत पे बहुत जल्दी ग्रो हो रहा था और 2019 के एंड तक सिर्फ 13 महीने में भारत पे की वैल्यूएशन $0 से $425 मिलियन हो गई। ऐप लॉन्च करते ही मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। क्राइसिस 1। अब क्योंकि भारत पे सारे पेमेंट एप्स के लिए एक ही QR कोड ऑफर कर रहा था, तो उन्हें पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और बाकी एप्स के लोगों को अपने QR में लगाना पड़ा। पेटीएम और फोन पे ने अपने लोगों का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया। अशनीर ने ट्रेडमार्क लॉ को स्टडी किया और उन्हें इसमें एक ऐसा क्लॉज मिला जो ये कहता था कि तुम किसी भी कंपनी का ट्रेडमार्क यूज कर सकते हो अगर तुम कंज्यूमर को एजुकेट कर रहे हो। पेटीएम को तुरंत ही ये बात समझ आ गई और उन्होंने अपना नोटिस वापस ले लिया, लेकिन फोन पे को अभी भी डाउट था। फोन पे के फाउंडर समीर निगम को लगता था कि पे सफिक्स पर सिर्फ उनका हक है। ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट में 2 साल तक चला और फाइनली कोर्ट ने डिसाइड किया कि पे शब्द कोई भी यूज कर सकता है। क्राइसिस 2। भावेक टेक साइट संभाल रहे थे, जबकि अशनीर बैंकिंग, रिलेशनशिप्स, फंड रेजिंग, मैनेजिंग स्ट्रैटेजी, नए प्रोडक्ट का लॉन्च और टीम बनाने में बिजी थे। इसलिए उन्होंने दूसरे को फाउंडर शाश्वत को अलग अलग शहरों में डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए भेज दिया। अब कंपनी को कोई ऐसा चाहिए था जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाल सके। उन्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जो भरोसेमंद भी हो और कंपनी की कॉस्ट भी बचा सके। इसलिए अशनीर ने अपनी वाइफ माधुरी को हायर कर लिया। वो एक एंटरप्रेन्योर थी और उनके पास एडमिन टास्क और लोगों को मैनेज करने का अच्छा एक्सपीरियंस था। भावेक और शाश्वत को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। माधुरी डायरेक्टर बन गई और HR हेड भी। अब जब उनकी वाइफ इंटरनल सिस्टम हैंडल कर रही थी तो अशनीर ने ग्रोथ पर फोकस किया। अशनीर को पता था कि उन लोगों को जल्द ही और पैसों की जरूरत होगी। अशनीर चाहते थे कि सिक्वोया भारत पे में इन्वेस्ट करें, क्योंकि उसके बाद बाकी इन्वेस्टर्स उन्हें आसानी से मिल जाएंगे। अशनीर ने सिक्वोया से बात की और वो इन्वेस्टमेंट के लिए मान गए। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद सिक्वोया के हर्षजीत सेठी ने अशनीर को कॉल करके बताया कि वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे
और ये डिसीजन उन लोगों ने तब लिया जब सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर पूरा काम हो चुका था। सिकोया को भाविक के यूएस वाले क्रेडिट कार्ड के इंसिडेंट के बारे में पता चल गया था और वो अशनीर से नाराज थे कि उन्होंने इस बारे में उन्हें पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन अशनीर कहते हैं कि ये मामला उनसे जुड़ा हुआ नहीं था। उन्होंने भाविक से कहा कि वो बैंगलोर जाके सिकोया के सीईओ और जनरल काउंसिल से मिलकर सारा मामला क्लियर करें। लेकिन अंत में सिकोया ने डिमांड रखी कि पहले भाविक को कैप टेबल यानी इक्विटी की लिस्ट से हटाया जाना चाहिए, तभी वो लोग $1 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। अशनीर ने यह डिसीजन भाविक को लेने को कहा। भाविक इसके लिए मान गए। भाविक के सारे शेयर्स बी नेक्स्ट और सिकोया ने 4 करोड़ रुपए में ले लिए। धीरे धीरे अशनीर की अपनी कंपनी में कई टीम मेंबर्स के साथ टेंशन बढ़ने लग गई, जिसमें पहले थे सुहेल समीर। अशनीर ने सुहेल समीर को हायर किया अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए ताकि वो ग्रोथ पर ध्यान दे सके। हायर करने के बाद अशनीर को पता चला कि सुहेल को पिछली जॉब आरपी संजीव गोयनका ग्रुप से निकाला गया है क्योंकि उनका अफेयर किसी लेडी के साथ चल रहा था और वो लेडी भारत पे में सुहेल की ईए के लिए जॉब के लिए अप्लाई कर रही है। अशनीर ने सुहेल से कहा कि उन्हें उनके पास का पता चल गया है और वो उस लेडी को हायर नहीं करने वाले। इस पर सुहेल हंस दिए और कहा कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अशनीर जानते थे कि सुहेल इस बात पर नाराज जरूर होंगे। फिर कुछ दिनों के बाद जब अशनीर अपनी वाइफ को डायरेक्टर बनाने का सोच रहे थे तो एक दिन भाविक के साथ सुहेल ने ड्रिंक करते हुए कहा कि अगर माधुरी बोर्ड सीट में आती है तो मैं मार्च में रिजाइन कर दूंगा। अशनीर को बुरा तो लगा, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ माधुरी को डायरेक्टर नहीं बनाएंगे। लेकिन वो कहते हैं कि ये उनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। शाश्वत नकरानी। अशनीर कहते हैं कि 20 साल का लड़का जिसने आईआईटी ड्रॉप कर दिया था, उसने मिलियंस बनाए सिर्फ सही जगह सही टाइम पर आने के लिए। जब अशनीर को निकाले जाने की बारी आ रही थी तो शाश्वत ने वोट भी किया और अशनीर का फोन भी नहीं उठाया। इवन जब आईआईटी कंप्लीट करने की बारी आई तो अशनीर ने उन्हें कॉलेज जाने दिया और उनका सारा काम संभाला। भाविक कोलाडिया। अशनीर कहते हैं कि वो भाविक को अपना भाई समझते थे। जब कंपनी ने सिर्फ 1.9 करोड़ रुपीस रेज किए थे तो उस वक्त उन्होंने इन्हें 4 करोड़ रुपए का एग्जिट दिलवाया। 2 साल तक वो अशनीर के घर पर रहे बिना कोई रेंट दी। इवन माधुरी ने भाविक की वाइफ को करोड़ों रुपए का लोन दिया ताकि वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सके। भाविक का अच्छा नेचर होने के बावजूद अशनीर को शक है कि सुहेल और सुमीर ने भाविक को ड्रिंकिंग पार्टीज में उनके खिलाफ भड़काया क्योंकि अशनीर ड्रिंक नहीं करते थे और ना ही वो इन पार्टीज में जाते थे। उनके इन्वेस्टर सिकोया। जब अशनीर ने सिकोया से कहा कि क्या वो अपनी सैलरी बढ़ा के 36 लाख से 60 लाख रुपए कर सकते हैं तो सिकोया ने एकदम मना कर दिया। इस पर अशनीर को पता चला कि वीसीज खुद मिलियंस की सैलरी निकालेंगे, लेकिन वो फाउंडर को एक नौकर ही समझते हैं। इसके अलावा जनवरी 2020 में जब भारत पे ने सीरीज सी राउंड के लिए सिकोया से पैसे उठाए थे तो उस वक्त वो फाउंडर्स के शेयर्स और ईसॉप्स 2 मिलियंस के खरीद लेंगे ताकि फाउंडर की पेपर मनी रियल मनी में कन्वर्ट हो सके। लेकिन बाद में हर्षजीत ने मना कर दिया कि सिकोया ये डील नहीं कर पाएगी और वो अशनीर से फॉर्मल इंग्लिश में बात करने लग गए और बहाने मारने लग गए, जिसकी वजह से अशनीर ने हर्षजीत का फोन उठाना बंद कर दिया। अशनीर को कोटक में अपने रिलेशनशिप मैनेजर के साथ 23 जुलाई 2021 को एक बातचीत हुई जो कि कुछ इस तरीके से थी। सर, जोमेटो के शेयर 116 रुपए के पहुंच गए हैं। अशनीर, ओके, तो हम इसे बेच देते हैं। आरएम, ओके सर, मैं आपको रिकॉर्ड पर रखूंगा। इसी बीच जोमेटो का शेयर इंक्रीज होता गया। आरएम, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है सर, आपके 136 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेचे गए हैं। जोमेटो आईपीओ की ओपनिंग के 8 मिनट के बाद ही अशनीर ने 2.25 करोड़ रुपीस कमाए। अशनीर ने वो पैसे इन्वेस्ट किए थे जो भारत पे के दूसरे स्टार्टअप से उन्होंने स्टॉक्स में कमाए थे। वो स्टॉक एक्सचेंज में मौजूदा बिजनेस के बजाय अर्ली स्टेज स्टार्टअप के फाउंडर में इन्वेस्ट करते थे। हालांकि स्टार्टअप्स हाई रिस्क वाले होते हैं, लेकिन इनमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। जोमेटो में अशनीर ने 100 करोड़ पे इन्वेस्ट किए थे। 5 करोड़ उनके खुद के थे और 95 करोड़ कोटक से उन्होंने लिए थे 10% इंटरेस्ट लोन पर। अब जोमेटो के आईपीओ से उन्होंने पैसा कमाया, इसलिए वो नायका के आईपीओ में भी पैसा कमाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने दोबारा से कोटक से लोन लेने का सोचा, जिसके लिए उन्होंने करीबन 400 कागज पर साइन किया। लेकिन हुआ यह कि नायका के आईपीओ के कुछ दिन पहले ही कोटक ने उन्हें लोन देने के लिए मना कर दिया। जब अशनीर ने कहा कि कोटक ने बाकी लोगों को नायका आईपीओ के लिए तो लोन दिया है, तो इस पर कोटक बहाने मारने लग गया, जिससे अशनीर की बहस कोटक के एम्प्लॉय से हो गई, जिससे अशनीर ने कोटक को एक लीगल नोटिस सेंड कर दिया। 1 नवंबर को नायका का आईपीओ बंद हो गया, इसलिए अशनीर को लगा कि इस केस को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कोटक के साथ आगे कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। 26 दिसंबर 2021 को अशनीर और भाविक को एक ईमेल मिलता है जिसकी सब्जेक्ट लाइन थी अशनीर एट इट्स वर्स्ट। ये मेल किसी यूनिकॉर्न बाबा की तरफ से थी जिसके ट्विटर पर कई फॉलोअर्स थे। ईमेल में एक ऑडियो फाइल अटैच थी जिसमें अशनीर की आवाज की रिकॉर्डिंग थी जब वो कोटक में अपने आरएम से बात कर रहे थे। ईमेल में यूनिकॉर्न बाबा ने लिखा था, मैं इस ऑडियो को पब्लिक कर दूंगा, ये जहर से भरा है, तुम लोगों को इस तरह से जान से मारने की धमकी नहीं दे सकते। व्हाट द एफ। अशनीर ने बात को हवा में उड़ा दिया। उन्हें पता था कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने कभी भी आरएम को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी। उन्होंने सिर्फ उनसे जवाब और सफाई मांगी थी। अशनीर अपने बचाव के लिए यूनिकॉर्न बाबा को जवाब देते हैं।
उन्होंने भावेक से पूछा क्या वो इस शख्स को जानते हैं, तो भावेक ने बताया कि हाँ, उनका एक कनेक्शन है। आखिरकार यूनिकॉर्न बाबा ने ऑडियो क्लिप डिलीट करने और मार्केटिंग सर्विसेज के बदले $2,40,000 की डिमांड की, यानी वो साफ तौर पर अशनीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे कई कारण थे जो इस इल्जाम को झूठा साबित करते थे। इसके अलावा अशनीर के आरब ने खुद उनके ऑफिस में आकर उन्हें न्यू ईयर विश किया था, तो इसीलिए अशनीर ने इस ईमेल को मजाक में इग्नोर कर दिया। जनवरी 2022 में शार्क टैंक का पहला शो टीवी पर आया। अशनीर एक दिन सुबह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके फोन पर बहुत मैसेजेस आ रहे हैं। मिकी मल्का ने मैसेज किया था, ट्विटर पर एक ऑडियो फाइल तहलका मचा रही है, क्या ये सच में तुम्हारी आवाज है? बाबू बोंगो नाम के एक अकाउंट से ट्वीट आया था जिसमें इस कैप्शन के साथ एक साउंड क्लाउड लिंक था, अमीर फाउंडर्स बैंक एम्प्लॉयज के साथ ऐसा बिहेव करते हैं। अशनीर ने ट्विटर को डायरेक्टली लिखकर बताया कि ये किसी स्कैमर की तरफ से फेक ऑडियो क्लिप है जो उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। उसी शाम ट्विटर ने इस ऑडियो फाइल को डिलीट कर दिया, लेकिन लोग तब तक इसे यूट्यूब पर अपलोड कर चुके थे। कुछ दिनों के बाद अशनीर को एक और बड़ा झटका मिला। उन्होंने जो लीगल नोटिस कोटेक को भेजा था वो सारी बातें मीडिया में लीक हो गई थी, लेकिन इस लीगल नोटिस के बारे में सिर्फ अशनीर, सुमित और कोटेक को पता था। तो अब सवाल ये था कि आखिर इस लीगल नोटिस की कॉपी मीडिया के हाथ कैसे आई? मीडिया ने जब कोटेक से इस मामले में कमेंट करने को कहा तो उन्होंने कंफर्म करते हुए कहा कि लीगल नोटिस वाकई में उन्हें भेजा गया था और अशनीर ने वाकई में उनके एम्प्लॉयज को डराया धमकाया होगा। इस पॉइंट पर आकर अशनीर को लगने लगा कि उनके खिलाफ कोई ना कोई जरूर साजिश कर रहा है। मीडिया उन्हें एक विलन बनाने में तुली हुई है, जबकि असल में कोटेक और उनके एम्प्लॉयज ने उनके साथ बदसलूकी की थी। ऊपर से अब वो टीवी पर आने लगे थे तो मामला और भड़क रहा था। उनके बारे में इंटरनेट पर नेगेटिव खबरें फैल रही थी। उन्होंने दिन रात करके भारत पे को सक्सेस की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नीचे गिराने की पूरी साजिश हो रही थी। अशनीर ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन छुट्टी ले ली जाए, बाद में मामला खुद ब खुद ठंडा हो जाएगा। भावेक, सुहेल और सुमित ने बोला कि वो बोर्ड मीटिंग में उनकी छुट्टी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। इसी बीच अशनीर ने रजनीश कुमार को प्रोफेशनल डायरेक्टर हायर किया। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन रह चुके थे, जिनसे अशनीर उस साल की शुरुआत में मिले थे। रजनीश को 50 लाख की एनुअल फीस और 2 करोड़ की ईसॉप मिलने वाले थे, लेकिन अपने काम के पहले ही दिन उन्होंने अशनीर को ईसॉप की रकम बढ़ाकर 3 करोड़ करने के लिए कहा। ये उनकी बुरी नीयत की निशानी थी, जिसे अशनीर को पहले ही समझ आना चाहिए था। रजनीश कुमार अशनीर की चौथी हायरिंग मिस्टेक थे। बाकी 3 थे सुहेल, सुमित और जसनीत। रजनीश ने कमेंट किया कि ऑडियो फाइल और लीगल नोटिस का मामला कुछ ज्यादा ही भड़क रहा है। उन्होंने कोटेक के हाई लेवल ऑफिसर से बात करने की कोशिश की है, क्योंकि वो खुद कोटेक के फंड बोर्ड में रहे थे। अशनीर ने सोचा चलो मामला कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब कंपनी में सब उनसे जलने लग गए थे और वो चाहते थे कि उन्हें भारत पे से निकाला जाए। भारत पे की तरफ से 6 फेज स्ट्रैटेजी खेली गई अशनीर को निकालने के लिए। फेज 1 जनवरी 16 से 19 तक अशनीर को टेम्परेरी लीव पर भेजकर बोर्ड का कंट्रोल लेना। अशनीर ने सोचा कि शायद 14 जनवरी को हुई अनरिकॉर्डेड मीटिंग में उनकी वॉलंटरी लीव को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए उन्होंने 17 जनवरी 2022 मंडे को वापस ऑफिस जाने का फैसला किया। उन्होंने मिक्की मल्का को व्हाट्सएप करके मैसेज किया कि वो ऑफिस आ रहे हैं। मिकी ने जवाब में 6 शर्तें रखी थी, जैसे कि पहले बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी और कुछ रिस्क असेसमेंट करने पड़ेंगे। इससे अशनीर को साफ समझ आ रहा था कि ये सब कोटेक मामले से जुड़ा नहीं हो सकता। 18 जनवरी को उनकी जूम पर बोर्ड मीटिंग हुई। मिकी ने प्रपोजल रखा कि अगर अशनीर वॉलंटरी लीव ले लें तो भारत पे के लिए काफी अच्छा होगा। फेज 2 जनवरी 19 से जनवरी 26 लॉयर और अकाउंटेंट को हायर करना। अशनीर के टेम्परेरी लीव को परमानेंट लीव में बदलने का प्लान। 18 मिनट की इस मीटिंग में यह पढ़ा गया कि अशनीर ने वॉलंटरी लीव की रिक्वेस्ट की है, जो कि असल में अशनीर ने कभी की नहीं थी। इसमें यह भी बताया गया कि माधुरी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन ये एकदम इम्पॉसिबल बात थी क्योंकि माधुरी ने रेजिग्नेशन लेटर कभी दिया ही नहीं था। अशनीर ने बोर्ड में ये लिखा कि भावेक, जो ना शेयर होल्डर है और ना ही कंपनी के एम्प्लॉय हैं, आखिर किस बेस पर इतना बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। अशनीर ने यह भी पूछा कि आखिर उन्हें छुट्टी लेने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। अशनीर को इन सवालों का जवाब किसी से नहीं मिला और उसके बाद माधुरी को टेम्परेरी लीव पर डाला गया। फेज 3 जनवरी 26 से 18 फरवरी एक फेक इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ मीडिया में लीक करके अशनीर और माधुरी को रिजाइन करने के लिए मजबूर करना। फेज 4 18 फरवरी से 1 मार्च माधुरी को बड़ी आसानी से हटा देना, जो SHA शेयर होल्डर अग्रीमेंट के अंडर प्रोटेक्टेड नहीं थी। मीडिया में बातें लीक करते रहना और अशनीर को SHA के अंडर हटाने का कारण ढूंढना। फेज 5 इतना सब होने के बाद अशनीर ने डिसाइड किया था कि बस अब बहुत हो गया। वो अपने दुश्मनों को और मौका नहीं देना चाहते थे, बल्कि उन्होंने डिसाइड किया कि वो रिजाइन करके खुद कंपनी से बाहर हो जाएंगे। उन्होंने अपने लेटर में लिखा कि पिछले 3.5 सालों से जिस कंपनी को बड़ा करने और सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है, उसी कंपनी को छोड़ते हुए आज उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। जनवरी से अशनीर और उनकी फैमिली पर बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उन्हें परेशान और टॉर्चर किया जा रहा है। वो अपने ही मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के खिलाफ लड़कर अपनी कीमती वक्त जाया नहीं करना चाहते, क्योंकि इस सब से
भारत पे को सबसे बड़ा नुकसान होगा। अशनीर ने चैलेंज देते हुए कहा कि इस बात को कोई इग्नोर नहीं कर सकता कि भारत पे अशनीर ग्रोवर की वजह से ही है। अशनीर ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो अभी भी कंपनी के सबसे बड़े इंडिविजुअल शेयर होल्डर हैं। अब हम इसे खत्म करते हैं। ये अशनीर के आखिरी शब्द थे। अशनीर कहते हैं कि इस वक्त मेरे आंसू निकलने भी बंद हो गए थे, लेकिन फिर 1 मार्च सुबह के 12:03 पर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। वो इस खास वक्त का इंतजार इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनके कुछ रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स फरवरी एंड में ही रिलीज होने थे और वो उन पैसों को नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो उनके मेहनत की कमाई थी। फेज 6 1 मार्च एंड बियॉन्ड। मीडिया में फेक न्यूज देके अशनीर को पब्लिक ट्रायल पर रखना। अशनीर की ऐशो आराम वाली लाइफस्टाइल के बारे में अफवाहें फैलने लग गई। जहां तक उनकी लग्जरी गाड़ियों का सवाल था तो अशनीर ने बताया कि वो गाड़ियां उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से ली है। इसमें और एक इंटरेस्टिंग फेक न्यूज थी कि उन्होंने 10 करोड़ का डाइनिंग टेबल लिया है। अशनीर के कलीग जब उनके घर आए थे तो अशनीर ने कहा था कि ये टेबल बहुत भारी है, ये 150 किलो का है, लेकिन मीडिया ने भारी का मतलब महंगा कर दिया और टेबल को 150 किलो के बजाय $1.5 लाख बता दिया और एक और जीरो बढ़ा के उसे डॉलर के प्राइस से मल्टीप्लाई करके 10 करोड़ का मीडिया में बताया, जबकि टेबल सिर्फ 5 लाख का था, जो कि अशनीर को वैसे भी महंगा लग रहा था। अगर अशनीर के पास 10 करोड़ रुपए होते तो वो उसे भारत पे पर लगाते और उन लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते जिन्हें अपने परिवार का पेट भरना है। खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से है, इसलिए वो उनका दर्द समझते हैं। आज भी अशनीर के पास 240 मिलियन वर्थ की 8.43% इक्विटी है भारत पे की। 6 जुलाई 2022 को अशनीर और माधुरी जैन ने एक नई कंपनी खोली, थर्ड यूनिकॉर्न प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, जो अभी किसी को नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या करी है। अशनीर कहते हैं कि भारत पे की जर्नी से उन्होंने एज अ फाउंडर 5 लेसन सीखे। फर्स्ट, गिव योर फैमिली अ सीट इन बोर्ड। अगर वो अपनी वाइफ माधुरी को डायरेक्टर बना देते तो शायद फोन पे से उन्हें रिजाइन नहीं करना पड़ता, इसलिए अपनी फैमिली को हमेशा प्रेफरेंस दो। सेकंड, इन्वेस्टर इज नॉट अबव यू। बेशक इन्वेस्टर पैसे दे रहा है, लेकिन ये भी एक वेंडर की तरह है। जैसे एक इंजीनियर अपनी सर्विसेज देता है, वैसे ही इन्वेस्टर अपनी सर्विस देता है पैसे देके, इसलिए उसे भगवान मत मानो। थर्ड, एज अ फाउंडर गेम इज बिटवीन यू एंड योर कस्टमर। बिजनेस में सिर्फ 2 ही लोग सबसे इंपॉर्टेंट हैं और वो है फाउंडर और उनका कस्टमर। कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम है और फाउंडर उन्हें सोल्यूशन दे रहा है, और अगर हमें सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। फोर्थ, डोंट बिकम अ मार्टर। अगर आप फाउंडर हो तो ध्यान रखो कि हर इन्वेस्टमेंट के साथ आपके शेयर्स भी कैश में कन्वर्ट होने चाहिए। अगर ज्यादा सेक्रीफाइस करोगे तो एंड में खुद सफर करना पड़ेगा। इन प्रोफेशन से बच के रहो। अशनीर के ओपिनियन में ड्रग, प्रोस्टिट्यूशन और बैंकिंग ऐसे प्रोफेशंस हैं जो वैल्यू को डिस्ट्रॉय करें, इसलिए कोशिश करो कि इनमें ना ही पढ़ो। दोस्तों, अगर आप इस बुक की डिटेल्ड बुक समरी हिंदी में पढ़ना या सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 1200 से ज्यादा बुक समरीज अवेलेबल है। तो इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगा। जय हिंद।